श्री माता वैष्णो देवी देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। माँ वैष्णो देवी माँ शक्ति को स्वरूप को माना जाता है। यह धार्मिक स्थल जम्मू के त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। इसे 33 हिंदू देवी देवताओं का घर माना जाता है। मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर 3 पिंडियों में विराजमान है, माँ काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माँ वैष्णो देवी की लंबी यात्रा 13.5 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, जो कि आपको कटरा से स्टार्ट होती है दर्शनीय गेट से। कुछ लोग अपनी यात्रा घोड़े, पिट्ठू, पालकी से अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं, तो कुछ लोग पैदल ही अपनी यात्रा को संपन्न करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो कि अपनी यात्रा को पैदल ही करते हैं। कुछ तो नंगे पांव भी यात्रा करते हैं, कुछ घोड़े, पिट्ठू, पालकी के साथ के सहायता से, तो कुछ तो झूमते नाचते गाते माता रानी के दरबार पहुंच जाते हैं माता रानी का दर्शन पाने के लिए। चलिए मेरे साथ इस यात्रा पे, माता रानी की पवित्र यात्रा पे, और एक एक जहां से आपको RFID कार्ड मिलेगा, हर जानकारी उपलब्ध पाइए। तो मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, बोल साची दरबार की जय। जय माता दी। इंडियन रेलवे की तरफ से हर शहर से आपको कनेक्टिविटी ट्रेन, कभी किसी शहर से ट्रेन कनेक्टिविटी आपको वैष्णो देवी कटरा के लिए मिल जाती है और कहीं के लिए नहीं मिलती है, डायरेक्ट जम्मू के लिए मिलती है। अगर आपके शहर से कटरा है डायरेक्ट ट्रेन, तो पहले मैं कटरा का बता देती हूँ कि आप कटरा पहुँच जाइए और कटरा के मेन रेलवे स्टेशन में ही आपको, स्टेशन के पास में ही, स्टेशन के अंदर में ही आपको यहाँ पे RFID कार्ड मिल जाएगा। आपकी एक फ़ोटो क्लिक होगी, आपका पिन कोड मांगा जाता है, उसके बाद यहाँ मिल जाती है। या तो आप बस से आ रहे हैं तो आपको त्रिकुटा हॉल के पास में भी आपको यहाँ पे RFID कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ भी कम भीड़ नहीं रहती है, मतलब भीड़ रहती है लेकिन ठीक ठाक भीड़ रहती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, त्रिकुटा भवन के पास में आपको RFID कार्ड मिल जाता है। और यहीं से आपको कुछ जगह की बसें भी यहाँ से मिल जाती है, जो कि आपके सफ़र में आराम रहती है। अगर आप जम्मू पहुँचते हैं, क्योंकि हर बड़े शहर से कनेक्टिविटी आपको जम्मू रहती है सारी ट्रेन, तो आप जम्मू पहुँच के सीधा निकल जाइए। तो सामने आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है। रेलवे स्टेशन से आप सामने से नीचे आओगे और यहाँ से सीधे आप जाओगे तो आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर है और जस्ट सामने में ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ बस का किराया आपको 90 रुपया लगता है। AC बस की किराया आपको 120 से 125 रुपये तक लेते हैं और आपको कटरा के मेन मार्केट कटरा में आपको छोड़ देते हैं और आपको कटरा के फुआरे चौक पर पहुंचना है। बस स्टैंड से थोड़ी सी ज़्यादा दूर नहीं है फुआरे चौक, आप पैदल भी आ सकते हैं या तो ऑटो करके भी आपके कटरा के फुआरे मेन चौक पे आ जाइए। यहाँ पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, जो कि आपको सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहती है। यहाँ पर भी आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। यहीं पर आपको बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ जाइए अपना RFID कार्ड ले लीजिए। लेकिन हाँ, आपको जब यात्रा करना है तो उससे 1 से 2 घंटे पहले ही आप RFID कार्ड लीजिए, क्योंकि बाणगंगा में पहुंचने तक आपको 6 घंटे तक का ही समय रहता है RFID कार्ड लेके पहुंचने का। सामने निहारिका भवन है, निहारिका भवन में चले जाइए। यहाँ पे आपको मिल जाती है हेलीकॉप्टर टिकट, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग। चलिए, मुझे RFID कार्ड मिल गया है, हम RFID कार्ड लेके चले जाते हैं। अगर आपको वहाँ से ऑटो से जाना है तो आपको यहाँ से 250 रुपये लेते हैं ऑटो वाले और आपको बाणगंगा गेट के पास में छोड़ देते हैं। पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, 1 किलोमीटर लंबी यात्रा है। और यहाँ पे पहुँच के सबसे पहले आप अपने बैग का चेकिंग करवाइए। यहाँ पे चेकिंग होती है। आप जा रहे हैं दर्शनीय गेट, तो दर्शनीय गेट से आप आगे बढ़ने के बाद श्री गुलशन कुमार जी का लंगर आपको सामने श्री गुलशन कुमार जी का लंगर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम आपको पीछे करके दिखाते हैं थोड़ा। तो ये रास्ता आपको चल जाता है गुलशन कुमार जी के लंगर का, जो कि आगे जाके थोड़े से आगे जाके लेफ्ट हो जाता है और यही रास्ता आपको चल जाता है ताराकोट मार्ग को, तो कि काफ़ी लंबी रास्ता है। जो नई मार्ग है, जो ताराकोट मार्ग, वो यही रास्ता आपको ताराकोट मार्ग को लेकर चले जाती है। तो
इस रास्ता को न पकड़ के हम आगे अपनी पुरानी यात्रा मार्ग से हम अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। पुरानी यात्रा मार्ग को हम पकड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं इस समय पुरानी यात्रा मार्ग की ओर। तो इस समय मिल जाता है आपको, जहाँ से आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सभी की यहाँ आपको बुकिंग हो जाती है। यहाँ से आप अपनी यात्रा घोड़े से आप कर सके, चाहे आप पालकी से करो चाहे पिट्ठू से करो। यहाँ से आप यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ से काउंटर से आप टिकट लेके आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करो। जिसकी अपनी संभवतः जिससे जाए, घोड़े से कुछ श्रद्धालुओं के होते हैं जो पैदल नहीं चल सकते हैं, वो घोड़े से अपनी यात्रा करते हैं, कुछ पिट्ठू से करते हैं, कोई पालकी से करते हैं। तो यहाँ से आप आके यहाँ पे घोड़े, पिट्ठू, पालकी का आपको रेट मिल जाएगा। सही रेट आपको यहीं से आपको काउंटर से आप लीजिए और फिर अपनी यात्रा को आगे स्टार्ट करिए। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको प्राचीन बाणगंगा मिलेगा, जो कि पुराना बाणगंगा घाट है, बाथिंग घाट। यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। यहीं पर आपको मुंडन भी होती है, लेकिन इस बाणगंगा में पानी आपको कम रहती है और कपड़े उपड़े चेंज करने का थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप आगे वाले बाथिंग घाट में भी नहा सकते हैं। यात्रा मार्ग से आगे थोड़ा आगे जाते हुए आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाएंगे। एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय आपको मिलेंगे खाने के लिए। आपको अगर भूख लगी हो, थोड़ी मोड़ी सी भी भूख लगी है, या पीने की व्यवस्था है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब यहाँ पे लाइन से आपको मिल जाएगी। हमने यात्रा करके हम पहुँच चुके हैं इसमें बाथिंग घाट, जिसे हम बाथिंग घाट कहते हैं। अब हम अंदर चलते हैं। इस बाथिंग घाट में आपको काफी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर श्रद्धालु इसी बाथिंग घाट में स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे शीतल जल भी मिल जाता है, आपको ठंडी ठंडी जल रहती है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट भी रहता है। और पानी देखिए, आपको पानी एकदम शुद्ध, एकदम क्रिस्टल वाटर जैसा आपको पानी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्नान करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहाँ पे स्नान करिए बाथिंग घाट पे, और आपको यहाँ पे आगे चलिए, आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह की व्यवस्था मिल जाती है आपको बाथिंग घाट में। शौचालय वगैरह मिल जाएगा आपको। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है साबुन तेल लगाना, कपड़ा धोना वर्जित है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं। लेकिन इसकी रक्षा करना, इसको सफाई रखना आपकी ही जिम्मेवारी होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाथिंग सारा लगा हुआ है। सारा महिला का अलग स्नान घर है और जेंट्स के अलग है। 3 किलोमीटर की यात्रा करके आप पहुंच जाते हैं श्री प्रथम चरण पादुका मंदिर, जो कि मान्यता यहाँ पे है कि माता रानी ने सबसे पहले यहीं पे मुड़ के भैरव बाबा जी को पीछे देखा था कि भैरव बाबा उनके पीछे आ रहे हैं कि नहीं, जिनके कारण यहाँ पे माता रानी के चरण चिन्ह बन गए। तो यहाँ पे आके जरूर शीश नवा के माता रानी के चरण चिन्ह का दर्शन करके आप यात्रा को आगे करिएगा। यहीं पे आपको माता रानी के 9 स्वरूप का दर्शन भी होता है। तो आइए और माता रानी के 9 शक्ति स्वरूप का दर्शन करके ही आप आगे की और अपनी यात्रा को मंगलमय करिए। किलोमीटर की लंबी यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं इस समय अर्धकुमारी। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं इस समय अर्धकुमारी। और अर्धकुमारी पहुंचते ही आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ें आपको देखने को इस वक्त मिल रही है माता अर्धकुमारी के यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि अर्धकुमारी पहुँच के आके यहाँ पे विश्राम करते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको धर्मशाला देखने को मिल रहा है, ऊपर भगवती भवन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फ्री आपको धर्मशाला मिल जाता है। आप वहाँ पे लीजिए, पर्ची लीजिए और वहाँ से कंबल लीजिए और ऊपर जाके आराम कर सकते हैं। इस समय आरती की हो रही थी तो हम आरती के समय पहुँचे थे। देखिए यहाँ पे सारे श्रद्धालु आरती का आनंद ले रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे और सभी इस समय हाथ जोड़ के नमन भी कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि आरती के समय खड़े हो चुके हैं और स्क्रीन बोर्ड पे सीधा आरती का प्रसारण देख रहे हैं भवन से। तो यहाँ देखिए
अब हम चलते हैं भवन की ओर। हमारी यात्रा भी यहाँ अर्धकुमारी तक संपन्न हो गई। अब हम भवन की ओर चलते हैं आगे। तो इस तरह का देखिए, आपको भवन के जाने के लिए इस तरह का आपको व्यूज़ देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे श्रद्धालु अपने चादर बिछा के यहाँ पे सोए हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो जिन श्रद्धालुओं को यहाँ ऊपर में आगे भगवती भवन में नहीं मिलता है, तो ये यहाँ ही पे आके अपने बिछा लेते हैं चादर को। तो यात्रा मार्ग पे इस तरह के बैटरी कार भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अर्धकुमारी के पास में ही बुकिंग होती है, जिसका किराया आपको अर्धकुमारी से लेके भवन तक का आपको 354 रुपये पड़ जाता है। लेकिन हाँ, इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं पार्वती भवन। जी आपको बता दें कि सबसे पहले जब आप बता दें आपको भवन जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको पहला लॉकर पार्वती भवन पे मिलता है। यहीं पे आपको स्नान की भी व्यवस्था मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ का स्नान का है और सेकंड फ्लोर पे आपको जेंट्स का स्नान घर दिख जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने लॉकर में सामान रखिए, स्नान करिए। लेडीज़ का यहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉशरूम मिल जाएगा आपको, जेंट्स का भी अच्छा वॉशरूम मिल जाता है। आगे की ओर बाथिंग घाट पे आप ना जाइए कृपया करके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी रश हो जाती है। यहाँ पे आप अपनी सामान को आराम से रख सकते हैं। आपकी लगेज यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित रूप से रह जाती है। तो आप यहाँ पे पहले अपनी लगेज को रखिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पे कितने लॉकर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं पे आप अपना सामान रखिए। तो आपको बता दें यहाँ पे भी सामान रखने की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसको पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे सामान जमा करने के लिए आपको पहले नीचे डिपॉजिट करना पड़ जाता है आपको 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ डिपॉजिट कीजिएगा जब आपके पास RFID कार्ड होगा। तो यहाँ नीचे पे आप जाइए, यहाँ काउंटर पे लाइन लग के 100 फाइनली हमें लॉकर की मिल गई है और यहाँ रिसीट मिली है 100 रुपीज़ दे के, जो कि रिफंडेबल है। और यहाँ है हमारा लॉकर नंबर। और जब तक आपकी RFID कार्ड नहीं रहेगी तब तक आपको लॉकर नहीं मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक हमेशा RFID कार्ड जरूर ले लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको ना जो लॉकर नंबर दिया उसी में रखना है और 100 रुपया आपको देंगे, जो कि रिफंडेबल हो जाती है। और यहाँ देखिए आपको माता रानी का दीदार हो रहा होगा। काम वगैरह रात में भी हो रहा है आपको। सामने आपको मनोकामना भोजनालय दिख रहा है, यहाँ पे आप जाइए। अगर आपके नीचे से डॉर्मेट्री व्यवस्था हो गई है तो आप यहीं पे आगे मनोकामना में ऊपर में डॉर्मेट्री ले सकते हैं और जाइए वहाँ पे विश्राम करिए। यहाँ पे भोजनालय है, भोजनालय में भी आपको स्वच्छ खाना मिल जाएगा। अगर आप रोपवे से अपनी यात्रा को करना चाहते हैं तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइन में लग जाइए और अर्ली मॉर्निंग में यात्रा करिए भैरव बाबा का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए, जो कि हमने ट्रॉली से की है और 100 रुपीज़ दे के अप एंड डाउन की है। तो यात्रा तभी संपन्न होती है जब आप भैरव बाबा जी का दर्शन करते हैं। तो भैरव बाबा जी का आप यहाँ पे सुंदर नज़ारा देख रहे हैं कि किस तरह से हल्की हल्की कोहरे छाई हुई है, क्योंकि ये सुबह का समय है और थोड़ा वेदर चेंज होने के कारण ऊपर मौसम इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से देखिए माता रानी का भवन क्या सुंदर दिख रहा है। थोड़े कोहरे होने के कारण से माता रानी का भवन कभी छट जाता है, बादलों से ढक जाता है, तो कभी थोड़ा सा साफ होने के कारण हमें बहुत ही अच्छा दर्शन हो जाता है। तो इस तरह का सुंदर नज़ारा आपको भैरव घाटी से देखने को मिल जाता है और बहुत सारे श्रद्धालु के लिए ये एक व्यू पॉइंट भी हो जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक भी करते हैं। तो माता रानी का दर्शन जब करते हैं उसके बाद भैरव बाबा ज़रूर दर्शन करने जाइए। भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। अगर आपके पास रोपवे के टिकट है तो आप रोपवे से आराम से जा सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन रोपवे की व्यवस्था ले लीजिए, या तो ऑफलाइन के लिए थोड़ी लंबी लाइनें लगनी पड़ती है, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ जाती है रोपवे में। तो चलिए अब हमारी यात्रा यहाँ संपन्न हो गई। उसके बाद अगर आपके पास कोई डॉर्मेट्री की व्यवस्था नहीं है, ऊपर रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है, आप
दुर्गा भवन पे चले जाइए। दुर्गा भवन पे इस तरह का धर्मशाला मिल जाता है जहाँ पे आप कहीं भी चद्दर बिछाइए, कंबल बिछाइए और यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। नीचे आपको थोड़ा डॉर्मेट्री का व्यवस्था रहता है। अंदर में जाइए तो अच्छे से यहाँ ये 3 मंजिला आकार में फैला हुआ है। यहाँ पे भी डॉर्मेट्री की व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग आती है। ऑफलाइन भी अगर आप कोशिश कीजिएगा तो कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, क्योंकि जब रश का समय रहता है, जब काफ़ी भीड़ रहती है तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सामने में आपको दुर्गा भवन देखने को मिल जाएगा और यहीं पे आप विश्राम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आपको कम्बल की व्यवस्था उसी तरह से मिल जाएगी जैसे आपको अर्धकुमारी पे 100 रुपये में मिलती है, पर कम्बल आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो जाइए दुर्गा भवन पे, आप देखिए, लेकिन भीड़ आपको देखने को थोड़ी मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना विश्राम कर सकते हैं जब तक कि आप 2 से 3 घंटा हो गया। लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे दुर्गा भवन को पूरा खाली करा दिया जाता है। रात के 8 बजे खोलते हैं दुर्गा भवन को और सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे कर दिया जाता है बंद। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे पानी भी आता है आपको दुर्गा भवन में स्नान करने के लिए। तो आप सुबह 4 बजे भी यहाँ पे स्नान करके लेडीज और जेंट्स का वॉशरूम भी आपको अच्छा मिल जाएगा और आप दर्शन करने जा सकते हैं। मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही होगी तो बोलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोल साचे दरबार की जय। और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भक्तों के साथ साझा करिए।